नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं स्वतंत्रता और विभाजन के पश्चात क्या क्या होता है उसके बारे में, है ना। दरअसल ये अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की लास्ट सीरीज होने वाली है ना। पिछले लेक्चर में हमने भारत को स्वतंत्र करा लिया था, है ना। और उसमें साथ ही साथ क्या क्या उस काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सारी हमने देख ली है। अब एकदम से आपको ऐसा ना लगे कि ये भारत स्वतंत्र हो गया और एकदम से यही इतिहास खत्म सा हो गया। जैसा नहीं, कोई फिल्म देखते हैं और वो एकदम से खत्म सी हो जाती है, जल्दी से कंक्लूजन पर पहुंच जाती है लास्ट में एकदम। तो ऐसा थोड़ा सा कसक रह जाती है दिल में, तो वो आपके दिल में कसक ना रहे, इसलिए मैं ये लास्ट एक लेक्चर लेके आया हूं, जिसमें मैंने क्या किया है कि स्वतंत्रता के बाद में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, है ना। और उसके बाद में एक पूरा मैंने समरी में ले आया हूं मोटा मोटी, कि स्वतंत्रता के बाद में भी, यानी विभाजन के बाद में लेकर समकालीन भारत किस प्रकार से होता है ना। और अब तक 2021 तक का मैं पूरा आपके लिए एक सारांश सा लेके आ गया हूं, जिसमें जो भी वाटरशेड इवेंट्स होती हैं मुख्य मुख्य है, वो सब मैंने इसमें बता दी है। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको हासिल करनी हो, जैसे कि समकालीन भारत के बारे में, तो 12th क्लास की एक बुक है समकालीन भारत 2 करके, वो आप बुक पढ़ लीजिएगा। 7-8 उसमें चैप्टर है, बहुत बढ़िया से आपका वो हो जाएगा। मेन चीज़ें तो मैं बता ही दूंगा उसमें, है ना, और डिटेल में उस किताब से आप पढ़ लेना। तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखिए, सारे लेक्चर मैंने 1773 से लेकर 1935 तक के अधिनियम मैंने एक पूरे लेक्चर में बता दिए हैं, है ना। अब जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे ना, तो मैं अलग से ये लेक्चर आपको नहीं पढ़ाऊंगा। कल से अपनी पॉलिटी की सीरीज शुरू होने जा रही है, तो वही लेक्चर जो है, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, तो यही लेक्चर स्टार्टिंग में आप देख लेना, ठीक है ना। अब एक और एक्ट रह जाता है 1947 का, वो एक्ट जो है हम आज देख लेते हैं। 22 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं क्लीमेंट इटली, ये घोषणा कर देते हैं कि भाई किसी भी स्थिति में हम 30 जून 1947 तक भारत को स्वतंत्र घोषित कर देंगे और ब्रिटिश शासन की समाप्ति हम यहां से कर देंगे। उसके बाद में जो सत्ता है वो उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। जो भी हमें उत्तरदायी लगेगा उसके हाथों में हम सौंप देंगे, क्योंकि इस वक्त तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर जो है आपको की खींचातान लगी रहती है कि नहीं, हम इसमें संविधान सभा में शामिल नहीं होंगे, हम सरकार में भी शामिल नहीं होंगे इस बात पर, है ना। मुस्लिम लीग ने इस बात पर आंदोलन कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। भाई हम लोगों को नहीं चाहिए संघ वंग, हम लोगों को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या, पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान के सिवा में कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद में 3 जून 1947 को सरकार ने फिर से स्पष्ट कर दिया कि 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी ना, और उसके द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा वो उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसको स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये विभाजन की घोषणा पेश करते हैं। ये 3 जून 1947, ये डेट आपको याद रखना है, ऐसे डेट्स आजकल यूपीएससी पूछ रही है। तो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश कर दी, जिसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है ना। कि भाई दो डोमिनियन स्टेट्स होंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। इस योजना को बाद में देखिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही स्वीकार कर लेते हैं। कांग्रेस भी स्वीकार कर ली जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि शेखर बंदोपाध्याय अपनी किताब में लिखते हैं कि नेहरू जी अपने लिखे गए पत्रों में ये लिखते हैं कि हम थके मांदे लोग, है ना, हम थके मांदे लोग और हम बूढ़े भी हो चले थे। हमने बंगाल में हिंसा देखी, पंजाब में हिंसा देखी, विभाजन ही हमें एक ऐसा मार्ग नजर आया जो हमें इन सबसे बाहर निकाल सकता था और हमने उसी को पकड़ लिया, है ना। ऐसे दुखी होकर नेहरू जी लिखते हैं। तो लास्ट में दुखी होकर जो है बेमन से ये विभाजन स्वीकार कर लिया जाता है और बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर इस विभाजन को लागू भी कर दिया जाता है। तो इस विभाजन माफ कीजिएगा, जो ये अधिनियम है, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या क्या हुआ करती थी वो देख लेते हैं वन बाय वन। कुछ 12-14 इसमें कुछ विशेषताएं हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया 15 अगस्त 1947 को इस अधिनियम ने, है ना। तो 1947 के स्वतंत्रता के अधिनियम ने क्या किया, ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया कि आज से भारत एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक है साहब। भारत का इसने विभाजन कर दिया 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में, है ना, 2 स्वतंत्र डोमिनियन और संप्रभु राष्ट्र।
जिनका नाम था भारत और पाकिस्तान, है ना, और जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल जो यानी कि जो कॉमनवेल्थ है उस कॉमनवेल्थ से अलग होने की इनको स्वतंत्रता भी दे दी गई। भाई अगर आप चाहो तो इनसे स्वतंत्र भी हो सकते हो। ये तो देखिए 1942 के क्रिप्स मिशन में भी कह दिया जाता है कि भाई ये है डोमिनियन, राष्ट्रमंडल से जो है अलग भी हो सकते हैं। अब इस अधिनियम ने क्या किया, जो वायसराय का पद हुआ करता था अब तक, उस वायसराय के पद को समाप्त कर दिया, है ना। वायसराय का पद कब बनाया गया था, तो 1958 माफ कीजिएगा 1858 के एक्ट के माध्यम से वायसराय का जो पद जो है वो बनाया गया था। अब इसको समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह गवर्नर जनरल का पद जो है वो बना दिया गया। गवर्नर जनरल का पद भारत के लिए और गवर्नर जनरल का पद पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। और इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन करता, कैबिनेट करती, है ना। कैबिनेट की सिफारिश पर ब्रिटेन का जो ताज हुआ करता था उस ताज को इसकी जो है नियुक्ति करनी थी, है ना। पर इसके ऊपर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था, यानी कि जो भारत की कैबिनेट थी वो बता देती भाई इस आदमी को जो है हमारा गवर्नर जनरल नियुक्त कर दो, फिर ब्रिटेन की सरकार उसको नियुक्त कर देती और इससे ज्यादा ब्रिटेन की सरकार का अब कोई अधिकार नहीं रह जाता है। ठीक है साहब, मान लीजिए वाली बात भी। यहां पर दोनों डोमिनियन जो राज्य थे यानी भारत और पाकिस्तान, इनमें संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने के लिए, साथ ही साथ अगर वो अपना संविधान नहीं बनाना चाहे तो किसी और दूसरे देश का संविधान अपनाना चाहे तो उसकी भी शक्ति दे दी। जैसे मान लीजिए भारत अपना संविधान न बनाकर चाहता कि भाई हम तो अमेरिका जो है यूएसए उसका संविधान अपना ले, तो अपना सकते हैं। या अगर भारत की संविधान सभा कह दे तो अपना सकते थे। पाकिस्तान कह दे भाई हम तो उत्तर कोरिया का संविधान अपनाना चाहते हैं, मान लो टेक्निकली रॉन्ग एग्जाम्पल, वहां तो कोई संविधान है नहीं, पर मान लीजिए कि वो कह दे भाई हम तो फलाने फलाने देश का जो संविधान अपनाना चाहते हैं, है ना, हम तो ब्राजील का अपनाना चाहते हैं, हम तो फ्रांस का अपनाना चाहते हैं, तो अपना सकते हैं, है ना। और ये जो संविधान सभाएं थी इन संविधान सभाओं को ये अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी कानून को समाप्त कर सकती है। यानी अब तक ब्रिटिशर्स ने जो भी कानून भारत में बनाया था उनमें से किसी भी कानून को वो चाहे तो समाप्त कर सकती है। यहां तक कि वो जो स्वतंत्रता अधिनियम है इस स्वतंत्रता अधिनियम को भी समाप्त कर सकती है। समझ रहे ना। ऐसे हमें अगर यूपीएससी पूछ लेगी तो आप चक्कर खाओगे कि सर ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए कि स्वतंत्रता अधिनियम को ही निरस्त कर दें। तो हाँ, उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करने का भी अधिकार दे दिया गया था। किसे, संविधान सभाओं को। ठीक है साहब। अब यहां पर इन्होंने क्या कह दिया कि जो डोमिनियन राज्य थे उनके संविधान सभाओं को यह इन्होंने अधिकार दे दिया कि नए संविधान का निर्माण और उसका कार्यान्वयन जब तक होता है तब तक वो अपने क्षेत्रों के लिए विधानसभा भी बना सकती है ना। 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटिश संसद में अगर कोई भी विधेयक पारित होता है वो भारत के जो यहाँ पर जो दो डोमिनियन है, एक पाक और एक इंडिया, इन दोनों डोमिनियनों पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक यहाँ की संसद जो है वो उसको लागू करने के लिए कानून ना बना दे। यानी मान लीजिए ब्रिटेन में कोई कानून बना अब 1947 के बाद में, 15 अगस्त 1947 के बाद में ब्रिटेन में कोई कानून बना, मान लीजिए 16 अगस्त को ही बन गया, तो अब वो कानून जो है लागू नहीं होगा भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियनों पर। अब तक क्या होता था, लागू होता था, अब नहीं होगा। वो लागू अगर करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, जब हमारी संसद को यदि नियम पारित कर दे, इसे लागू करने के लिए नियम पारित कर दे, तभी जाके वो लागू हो सकेगा। ठीक है साहब। अब वायसराय का पद समाप्त तो कर ही दिया, तो भारत सचिव का पद हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये जो है इसका पद भी समाप्त यहां पर कर दिया जाता है और इसकी शक्तियां दे दी जाती है राष्ट्रमंडल मामलों का जो राज्य सचिव होता है उसको इसकी शक्तियां दे दी जाती है। ठीक है साहब। और क्या करता है ये अधिनियम, जो भारतीय रियासतें हुआ करती थी, देखिए ये ब्रिटिश भारत में उस वक्त क्या हुआ करता था, एक होता था रियासतें यानी रजवाड़े, एक होता था ब्रिटिश भारत। ब्रिटिश भारत मतलब जहां पर डायरेक्ट जो है इनका शासन होता था, यहां पर अप्रत्यक्ष शासन हुआ करता था और यहां पर प्रत्यक्ष शासन हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, है ना। तो उन्होंने कहा भाई ब्रिटिश भारत की तो सारी बात होगी, वायसराय का पद भी समाप्त कर दिया, तमाम चीजें होंगी, अब इनका रियासतों और रजवाड़ों को क्या करना है। तो बोले अब तक इनके ऊपर भी हमारी जो संप्रभुता थी ना, वो संप्रभुता की हमारी इनके ऊपर समाप्ति हो जाएगी। इनके साथ जो हमारे जितने भी एग्रीमेंट थे वो सारे समाप्त हो जाएंगे, जो आदिवासी क्षेत्रों के साथ समझौते किए गए थे वो भी समाप्त हो जाएंगे, है ना। भारतीय रियासतों को यह कह दिया गया कि आप चाहो तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, आप चाहो तो भारत में शामिल हो जाओ। और आप चाहते हो भाई हम तो
नन ऑफ द अबव नोटा करना चाहें तो आप नोटा भी कर सकते हो, मतलब आप स्वतंत्र भी रह सकते हो। ये अधिकार दे दिया गया भारत की रियासतों को, ठीक है ना। और इस अधिनियम ने यह कह दिया कि भाई नया संविधान जब तक बनता है तब तक जो दोनों डोमिनियन है यानी पाकिस्तान और भारत, इनका शासन कैसे चलेगा। तो भाई भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांतीय सभाएं बनी हैं उनके अनुसार आप शासन चलाओ, सरकार चलाते रहो, है ना। और अधिकार तो ये भी था, हाँ भाई किसी को जो भी कोई भी कानून है उसको ये चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे, हटा सकते थे, निरस्त कर सकते थे, ये अधिकार तो था ही, है ना। तो उन्होंने भाई कानून, अब तुम शासन कैसे चलाओगे भाई, तो भाई 1935 के अधिनियम के अनुसार चला लो। अगला, ब्रिटिश शासकों पर जो विधेयक हुआ करते थे, ब्रिटिश शासक को जो भी विधेयक हुआ करते थे उन पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने से यहाँ पर वंचित कर दिया गया। पहले क्या होता था, अंतिम ठप्पा किसका लगता था, ब्रिटिश शासक का लगता था, वहाँ के महारानी महाराजा जो भी होते थे, परंतु अभी इससे वंचित कर दिया। भाई भारत जब हम संप्रभु ही हो गए हैं, जब स्वतंत्र हो गए, तो अब वहाँ उनका क्या काम है। ये तो थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी समझ में आ जाएगा, पर कॉमन सेंस इतना भी कॉमन नहीं होता है। लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था, यानी कि गवर्नर जनरल अब भारत का मुखिया हो गया। तब तक राष्ट्रपति का पद नहीं था, अभी तक राष्ट्रपति का पद नहीं हुआ करता था, है ना। तो गवर्नर जनरल चाहे तो वो ब्रिटिश शासक के नाम पर जो है वो कोई अधिनियम वगैरह जो है, कोई विधेयक स्वीकार कर सकता है, परंतु अब उसका कोई संप्रभुता हमारे ऊपर नहीं रह गया है, ठीक है साहब। इस अधिनियम ने क्या कर दिया, जो गवर्नर जनरल है और जो प्रांतीय गवर्नर हैं उनको सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनाकर रख दिया। अब जैसे आज भी जो राज्यपाल होते हैं वो क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख ही तो होते हैं। जैसे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति क्या होते हैं, संवैधानिक प्रमुख ही तो होते हैं अपने देश के, सिर्फ नाम मात्र की उनके पास शक्ति है। पॉलिटी की सीरीज अपनी शुरू होने वाली है, तो उस पॉलिटी की सीरीज में हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे। अब इनको क्या करना था, जो भी मंत्रिपरिषद उन्हें कहेगी उसके अनुसार इनको काम करना पड़ेगा, है ना, ठीक है साहब। और इसने क्या किया, तो भारत के सम्राट जो हुआ पद जो था शाही उपाधि से, उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया। अब भारत का कोई सम्राट नहीं रह गया, हम क्या बन गए, गणराज्य, रिपब्लिक बन गए, हमारा कोई राजा नहीं है। यानी किसी देश का मुखिया अगर चुना जाता हो तो वो रिपब्लिक कहलाता है। तो जब हम रिपब्लिक ही हैं तो हमारा सम्राट कोई भी नहीं है, ठीक है साहब। जो भारत का राज्य सचिव है उसके द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां करने और आरक्षण करने की प्रणाली यहां पर समाप्त कर दी गई। पहले भारत में नियुक्तियां कौन करता था, ये राज्य सचिव वगैरह, कुछ नामित भी करते थे, कुछ आरक्षण भी देते थे, वो सब समाप्त कर दिया गया है यहाँ पर, है ना। पर 15 अगस्त 1947 से पहले जो सिविल सेवा के कर्मचारी हुआ करते थे उनको वही सुविधाएं अभी भी मिलती रही जो उन्हें पहले से प्राप्त होती थी, क्योंकि अब आजाद तो देश हो गया भारत, परंतु अब आजाद देश को भी तो कोई अधिकारी तो चाहिए देश को चलाने के लिए। भाई सिर्फ और सिर्फ नेताओं के भरोसे देश थोड़ी चलता है, पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उनके भरोसे थोड़ी देश चलता है। देश किसके दम पर चलता है, जो सिविल सेवा के कर्मचारी होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, तमाम जो है एसएससी वगैरह के जो भी कर्मचारी होते हैं उनके आधार पर चलता है, ठीक है। और इसी अधिनियम के आधार पर बाद में 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है और दो स्वतंत्र डोमिनियन यानी जो दो संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान जो है यहाँ पर अब प्रकाश में आ जाते हैं। और लॉर्ड माउंटबेटन को नए डोमिनियन भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। ये याद रखना आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो हमारा पहला गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है ना। 1946 में जो संविधान सभा बनी थी उसको ही स्वतंत्र भारत की जो डोमिनियन थी उसकी संसद के रूप में भी मान्यता दे दी गई। भाई अब हमारी संसद जो है, जब तक संविधान हमारा बन के तैयार नहीं हो जाता और जब तक हमारी संसद दोबारा बन नहीं जाती तब तक, क्योंकि अभी तक तो ये जो प्रधानमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है वो कोई चुनाव होकर नहीं है, ये अंतरिम सरकार के तौर पर इनको दी गई है, शपथ दिलवाई गई है यहाँ पर, है ना। तो जब तक हमारी संसद नहीं बनती है, अब पहले चुनाव तो कब होते हैं 1952 में, तो जब तक संसद नहीं बनती है तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी, ये भी यहाँ पर कह दिया जाता है। तो ये हो गया 1947 का
अधिनियम। ठीक है साहब, अब और क्या रह गया? अब ये रह गया कि भाई स्वतंत्रता के बाद में अब और कौन कौन सी घटनाएं घटती है आधुनिक काल तक, यानी 2021 तक, वो सारी हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। 1947 में 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिल जाती है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। आज़ादी मिलने के बाद में देखिए भारत में होती है 565 रियासतें। जो ब्रिटिश भारत वाला क्षेत्र है इसमें 565 रियासतें होती हैं। अब इन 565 रियासतों को भारत में एकीकृत करने की समस्या आ जाती है, क्योंकि अगर आप भारत का मैप देखो तो ऐसा लगता था कि अगर हर 4 में से कोई एक आदमी जो है वो तो इन्हीं से रिलेटेड हुआ करता था। ब्रिटिश माफ कीजिएगा, जो रजवाड़े रियासतें हुआ करते थे उन्हीं में से रिलेटेड हुआ करते थे, है ना। 565 रियासतें यहाँ पर हुआ करती थी। तो अब इनका एकीकरण करने की जिम्मेदारी किनको दी जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनके एकीकरण करने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है। जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है 1947 के अधिनियम के माध्यम से। अभी थोड़ी देर पहले हमने देख लिया। अंत में देखिए ये भारत की रियासतें जो है वो भारत में शामिल हो भी जाती है। आज़ादी से पहले पहले ही जो है सारी रियासतें जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देती हैं। सिर्फ 3 रियासतें रह जाती हैं। कौन सी? तो एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, एक हो गया आपका हैदराबाद, और एक होता है जूनागढ़, है ना। तो इनमें देखिए जम्मू कश्मीर तो बाद में ये विलय पत्र के माध्यम से इसको मिला लिया जाता है। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला लिया जाता है। ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, क्योंकि वहां के निजाम जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो अलग रहेंगे और हम मिलने वाले नहीं है भारत पाकिस्तान किसी में भी। क्योंकि और वो चाहता तो हैदराबाद रह भी सकता था, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था हैदराबाद का, और उस काल में कहते हैं कि इसका जो निजाम हुआ करता था दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। वो तो अमीर आदमी था और इसके बाद संसाधन भी थे कि एक स्वतंत्र देश के रूप में रह सकता था। परंतु ना ये उस काल के नेताओं को, खासकर से वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल ये नागवारा गुजरा कि भारत के एकदम दिल के बीच में आके कोई राज्य जो है वो स्वतंत्र हो जाए, फिर तो क्या मतलब रहेगा, है ना। ये घिसा पिटा जो है साम्राज्य अब नहीं चलेगा। तो फिर पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को मिला लिया जाता है। यहाँ पर जनमत आप कहोगे संग्रहण करवाया जाता है जूनागढ़ में। जूनागढ़ के जो वो नवाब होते हैं, जो राजा होते हैं यहाँ के, वो जो है पाकिस्तान में विलय करने की बात कहते हैं जूनागढ़ को। परंतु जब यहाँ पर जब दबाव डाला जाता है और उनको लगता है कि भाई भारतीय पुलिस आ गई है, सेना आ गई है, तो जूनागढ़ के जो राजा होते हैं, जो नवाब होते हैं, वो भाग जाते हैं पाकिस्तान। और अपने इनकी एक कहानी ये है कि अपने कुत्तों को ले जाते हैं और अपनी रानियों को छोड़ जाते हैं। रानियों को तो छोड़ जाते हैं और अपने कुत्तों को ले जाते हैं अपने साथ में। तो देखिए कुत्ते ज्यादा प्रिय हुआ करते थे जूनागढ़ के नवाब को, है ना। कोई भुट्टो हुआ करते थे, ये बेनजीर भुट्टो वगैरह जो हैं वो इन्हीं की जूनागढ़ के नवाब के परिवार से हुआ करती थी। उसके बाद में है 1948 में महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है ना। एक अंधभक्त होता है गोडसे, नाथूराम गोडसे, है ना, इसके द्वारा हत्या कर दी जाती है महात्मा गांधी की। और बहुत ही आप कहो कि बड़ा दुख का दिन वो था, आप कहो। फिर कश्मीर पर भारत जो है कश्मीर पर पाकिस्तान युद्ध कर देता है। वहां पर उसके जो लड़ाके हैं वो आ जाते हैं, घुस जाते हैं, और फिर भारत की सेना वहां पर जाती है। हरि सिंह जो कश्मीर के राजा होते हैं उनसे फिर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, और वो विलय करने के बाद में जो है वहां पर सीज फायर हो जाता है। और सीज फायर होने के बाद में देखो आज तक वो जो क्षेत्र है वो पीओके के रूप में पाकिस्तान के पास में ही बना हुआ है। 1949 को संविधान सभा ने अपना संविधान अपना लिया था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा जो है अपने संविधान को अपना लेती है। पर लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 26 जनवरी को क्यों लागू होता है ये कहानी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है ना। अब भी अगर आपको याद नहीं है ना, नरक में भी आपको जगह नहीं मिलने वाली है ना। उसके बाद में 1950 में भारत एक गणतंत्र बन जाता है। गणतंत्र बनना मतलब यही संविधान जो है अपना लागू यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए 1950 में एक घटना और होती है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को बना दिया जाता है योजना आयोग। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है कि प्रथम योजना आयोग,
प्रथम वित्त आयोग, ऐसे कुछ दो चार दे देंगी, फिर उनको क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए बोलेंगी। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना दिया जाता है। बाद में 2015 में जो है इसे समाप्त करके क्या बना दिया जाता है, नीति आयोग बना दिया जाता है। ठीक है साहब। 1951 में पहला संशोधन कर दिया जाता है संविधान में। तो यूपीएससी ने एक बार ऐसा पूछ लिया था कि संविधान में पहला संशोधन किसके कार्यकाल में हुआ था, यानी कौन प्रधानमंत्री था। तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू के काल में ही पहला संविधान संशोधन कर दिया जाता है। यहाँ पर एक तो वो संपत्ति वाला मामला होता है ना, और भूमि सुधार जो करे जाते हैं ना, तो भूमि सुधार से संबंधित मामले, जो 9वीं अनुसूची है ना, उससे संबंधित जो मामले हैं, इस आधार पर प्रथम जो है यहाँ पर संविधान संशोधन कर दिया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना भी 1951 में ही शुरू की जाती है। 1951 से लेकर 1956 तक ये रहती है प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में सबसे ज्यादा बल किस पर दिया जाता है, तो कृषि पर दिया जाता है। सेकंड पंचवर्षीय योजना जो होती है 56 से लेकर फिर 5 साल कितने हुए, 61 तक, है ना। तो इसमें किस पर दिया जाता है बल, सबसे ज्यादा इसके ऊपर बल दिया जाता है उद्योगों पर। और ये जो योजना कौन तैयार कर रहा था, तो केसी महालनोबिस, पीसी माफ कीजिएगा, पीसी महालनोबिस। तो इसे कभी कभी यूपीएससी या अन्य एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित हुआ करती थी। सेकंड जो 5 ईयर प्लान जो हुआ करते थे वो, इसमें उद्योगों पर ज्यादा बल दिया जाता है। ये पीसी महालनोबिस है ना, ये स्टैटिस्टिशियन हुआ करते थे, सबसे बड़े स्टैटिस्टिशियन ये भारत के हुआ करते थे, है ना। इन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर में जो स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है साहब। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। और यहाँ पर भारत के चुनाव के बारे में आप कीजिएगा, माफ कीजिएगा, पहला चुनाव जो है 1952 में कर दिया जाता है ना। और यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको हो कि सीटें किसको मिलती है, तो कांग्रेस को मिलती है। सेकंड नंबर पर किसको मिलती है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माफ कीजिएगा, एक पार्टी होती है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ही सेकंड जो है वो यहाँ पर हाईएस्ट सीटें मिलती है ना। तो आपको कि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही बनती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन भी यूपीएससी आजकल पूछ रही है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार, पहली मुख्य विपक्षी पार्टी, इस प्रकार के। तो 1952 में चुनाव होते हैं, सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिलती है, सरकार कांग्रेस की बनी है, दुनिया जानती है। लगभग पूरे देश में जो है वो सरकार कांग्रेस की ही बनती है। ठीक है साहब। उसके बाद में 1954 में भारत और चीन के बीच में पंचशील संधि हो जाती है, जिसमें होता है कि भाई एक दूसरे के आपको होगी सीमाओं जो है, सीमाओं की हम जो है क्या करेंगे, सम्मान करेंगे, संप्रभुता का सम्मान करेंगे, आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई भी मामले हैं तो हम द्विपक्षीय रूप से उनको समझाएंगे, सुलझाएंगे। है ना, इस प्रकार से पंचशील सिद्धांत हुआ करते थे। तो उसके बाद में देखना 1955 में, ये कुछ वाटरशेड इवेंट्स हैं, ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अब तक हुआ करता था, उस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कर दिया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखिए ये भी यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था, है ना। 1955 1956 के आसपास ये किया जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, 1953 में क्या होता है, 1953 में जो टाटा जो एयर होती है उसको बदल दिया जाता है एयर इंडिया में, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब वापस से एयर इंडिया को टाटा एयर जो एयरलाइन जो है इसमें बदल दिया गया है ना। 1958 में अफस्पा लाया जाता है, सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम लिया जाता है। 1961 में भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली क्षेत्र से आपका कब्जे से छुड़ा लिया था। किस ऑपरेशन के माध्यम से, तो ऑपरेशन विजय के माध्यम से। यह भी आपको याद रख लेना है। यहां पर एक और याद रखने वाली बात आपको यह है कि 1951 में ही प्रथम वित्त आयोग बना था। किसकी अध्यक्षता में, तो के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में पहला वित्त आयोग बना था। और ये के.सी. नियोगी जो हैं ये सरकार में भी हुआ करते थे,
है ना। अंतरिम सरकार जो बनी थी उसमें केसी नियोगी भी हुआ करते थे। तो केसी नियोगी हमने देख लिया प्रथम विधायक 1951 में ही बनता है। ऐसा ही कुछ कभी कभी आ जाते हैं क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए। 1962 में अब तक हिंदी चीनी भाई भाइयों का जो नारा लग रहा था, मौका पाकर चीन जो है वो भारत से युद्ध छेड़ देता है ना। और यहाँ पर चीन की निर्णायक जीत नहीं हो पाती है, इससे पहले ही चीन जो है वो खुद ही युद्ध को रोक देता है। हालांकि हम तो हारते ही जा रहे थे, है ना, अपनी जमीन खोते ही खोते जा रहे थे, क्योंकि चीन, हम तैयार भी नहीं थे युद्ध के लिए, क्योंकि हम ध्यान दे रहे थे नया नया कोई देश आज़ाद हुआ तो वो ध्यान देगा अपने विकास पे कि युद्ध पे, है ना। तो हमने उधर ध्यान नहीं दिया था, अब तक हिंदी चीनी भाई भाइयों का नारा लग रहा था, है ना। तो देखिए ये वैसे ये युद्ध चीन ने करा क्यों था, जो अब तक हिंदी चीनी भाई भाइयों का नारा लग रहा था, अब युद्ध करने की जरूरत क्या पड़ गई। तो तिब्बत, आपने नाम सुना होगा तिब्बत, तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है चीन के द्वारा, है ना। और तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा, दलाई लामा जो है इनको शरण दे दी जाती है तिब्बत के विरोध के, चीन के विरोध के बावजूद भी भारत के द्वारा, है ना। नेहरू जी उनको कहते हैं भाई हम हमारी सभ्यता की शुरुआत से हम जो है शरण की नीति अपनाते हैं, शरणागत वत्सल। और जब मैंने आपको मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से राजस्थान के जो राजा होते हैं, है ना, वो भी तो शरणागत वत्सल की नीति अपनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में 1965 के में भारत और पाकिस्तान का यहाँ पर युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें पाकिस्तान की निर्णायक हार होती है। और उसके बाद में 1963 में ही इसके आसपास हिंदी जो है भारत की राजभाषा बनाने के लिए अधिनियम आता है, राजभाषा अधिनियम। 1966 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को समाप्त करने के लिए ताशकंद में उस काल के जो यूएसएसआर के नेता हुआ करते थे, है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाते हैं ताशकंद में। हमारे प्रधानमंत्री उस काल में हुआ करते थे, माफ कीजिएगा, ताशकंद में जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और एक ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी सम्मेलन में शामिल होने के गए परंतु वापस ही नहीं आए। तो भारत के ऐसे लाल जो वहां पर गए और वापस ही नहीं आए, वो है लाल बहादुर शास्त्री। आपको इनकी शालीनता और इनकी ईमानदारी के बारे में आपको जानना चाहिए, है ना। इतने ईमानदार थे कि एक बार रेल मंत्री ये हुआ करते थे और रेल हादसा हो जाता है तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मेरे मंत्री रहते हुए अगर कोई हादसा हो गया रेल का तो मेरी नैतिकता ये नहीं कहती कि अब मैं इस पद पर रहूं, इस पद पर रहने के लायक नहीं हूं, है ना। जब ये यहाँ पर ताशकंद में गए थे तो इन्होंने फटा कुर्ता पहन के ये गए थे। तो रूस के जो नेता हुआ करते थे उन्होंने इन्हें कोट दिया था पहनने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि रूस की ठंड में, है ना, ये कोट इनका कुछ होने वाला नहीं है, ठंड बहुत वहां पर भारी पड़ा करती थी। बाद में ये कोट इनको दिया जाता है, तो ये कोट भी अपने मीडिया साथी इनके साथ जो जाते हैं उनको ये दे देते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं होता है। फिर जब मीटिंग में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं तो ये इनसे पूछते हैं कि भाई मैंने वो आपको कोट दिया था, हिचकिचाहट से पूछते हैं कि आपको कोट दिया था, आपको पसंद नहीं आया। तो इन्होंने कहते हैं कि नहीं, आपने जो ओवर कोट दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया, परंतु मेरे एक दल के सदस्य के पास कोई भी कोट नहीं था, इसलिए मैंने उसे वो दे दिया, है ना। ऐसा फिर इन्होंने बहुत तारीफ करी थी भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। पहला राउंड यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का होता है। 14 बैंक्स जो हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर युद्ध छूट जाता है। किसके लिए, तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने से संबंधित, है ना। और बांग्लादेश को आज़ाद करवा दिया जाता है और इतिहास में सबसे ज़्यादा लगभग 93,000 जो सैनिक हैं उनको सरेंडर करवा दिया जाता है भारत के द्वारा पाकिस्तान के। उसके बाद में शिमला समझौता होता है। 1973 में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हो जाता है भारत में। 1974 में भारत कर लेता है पहला परमाणु परीक्षण, है ना। किस नाम से, तो स्माइलिंग बुद्धा के नाम से कर लेता है। और इसी परमाणु परीक्षण करने के बाद में विश्व जो है हरकत में आ जाता है। इस वक्त जो है अपनी प्रधानमंत्री कौन होती थी, तो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। कभी कभी यूपीएससी से पूछ लेती हैं कि जब पहला हमने परमाणु परीक्षण किया था तो उस काल में कौन प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये परमाणु परीक्षण किया जाता है। जब ये परमाणु परीक्षण किया जाता है तो विदेशी जो देश होते हैं, देश तो विदेशी तो देश होंगे, ठीक है, तो देश जो है वो हरकत में आ जाते हैं और फिर वो मनाते हैं माफ कीजिएगा,
NSG मतलब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना देते हैं, और उस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अभी भी हम सदस्य नहीं हैं। भारत अभी भी सदस्य उसका नहीं बन पाया है चीन की वजह से। ठीक है साहब, ये हमने देख लिया। उसके बाद में 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लागू कर देती हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर्ड। जेपी मोरारजी भाई देसाई, आडवाणी, अशोक मेहता और वाजपेयी, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। हमारे लोकतंत्र का आप कहो कि एक काला अध्याय इसे कहा जाता है ना, क्योंकि जनता जब तक किसी न किसी की भक्त बनती रहेगी, ऐसा ही होता रहेगा, है ना। तो सरकार से सवाल पूछते रहिए। अगर सरकार से सवाल आपने पूछना बंद कर दिया, कम से कम जो पढ़े लिखे हैं, इतिहास जिन्होंने पढ़ा है, पॉलिटी जिन्होंने पढ़ी है, देश दुनिया को जाना है, उनको तो सरकार से सवाल पूछते ही रहना चाहिए, है ना। अगर सरकार से सवाल पूछना बंद, तो फिर सरकार जो है उसको निरंकुश होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी टाइम पे 1975 में हमारे यहाँ आर्यभट्ट को लॉन्च कर दिया जाता है। तो पहला जो उपग्रह होता है वो होता है आर्यभट्ट, उसको लॉन्च कर दिया जाता है। 1984 में एक घटना होती है जिसे भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो लीक हो जाती है और लाखों लोग जो इससे प्रभावित हो जाते हैं। 1988 में अपना सेबी इसको बना दिया जाता है एक कार्यकारी ऑर्डर के द्वारा। तो अभी तक जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी ही होती है, परंतु 1992 में फिर इसे स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया जाता है एक एक्ट के द्वारा, है ना, सेबी एक्ट के द्वारा। 1991 में आर्थिक सुधार किए जाते हैं, बहुत सारा अवमूल्यन किया जाता है हमारी मुद्रा का, क्योंकि 1991 में अपने यहाँ आ जाते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, है ना, बीओपी संकट आ जाता है हमारे यहाँ, भुगतान संतुलन का जो संकट जिसे कहें वो आ जाता है। और इसी वक्त बाद में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लागू की जाती है। और यहाँ पर हमारे आपको कि पीएम कौन होते हैं, तो पीएम होते हैं हमारे, और फाइनेंस मिनिस्टर कौन होते हैं, तो मनमोहन सिंह जो है हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं। 1999 कारगिल का युद्ध कर दिया हो जाता है फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध हो जाता है, ठीक है ना। 2002 माफ कीजिएगा 2000 में होता है झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों का निर्माण। बिहार से अलग होकर बनता है झारखंड, एमपी से अलग होकर बनता है छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर कौन बन जाता है, उत्तराखंड। तब तक इसे उत्तरांचल कहा जाता था। है ना। तो ये 2000 तक का हमने देख लिया है। ठीक है साहब। उसके बाद में 2002 में फिर एक भारत के इतिहास में एक काला अध्याय, गुजरात के दंगे, गोधरा के, है ना। फिर 2004 में भारत में सुनामी आ जाती है, और इसी 2004 की सुनामी के बाद में 2005 का जो है वो एक्ट लाया जाता है ना, आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया जाता है 2005 का, है ना। 2006 में भारत और अमेरिका परमाणु समझौता कर लेते हैं, जिसमें भारत जो है अमेरिका जो है भारत को परमाणु जो ऊर्जा के जो आप कहो कि क्या कहते हैं उसे, खनिज जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए राजी हो जाता है, ताकि हम जो है उससे बिजली बना सके। 2008 में पहला चंद्रयान मिशन भेज दिया जाता है। 2013 में मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है एमओएम भेज दिया जाता है 2013 में। 2016 में भारत एमटीसीआर का सदस्य बन जाता है। एमटीसीआर क्या है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम। ये क्या होता है, तो देखिए कोई भी सदस्य जब तक एमटीसीआर का सदस्य नहीं बनता, कोई भी देश, तब तक वो मात्र 300 किलोमीटर तक जाने वाली मारक क्षमता की मिसाइल ही बना सकता है। परंतु इसका सदस्य बनने के बाद में वो 300 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता की मिसाइल भी बना सकता है। भारत इसका सदस्य, माफ कीजिएगा, भारत इसका सदस्य देखिए लिखा है, बन गया है ना एमटीसीआर का। इसीलिए तो अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल जो है
वो इसकी पहले मार्ग क्षमता 290 किलोमीटर हुआ करती थी, परंतु अब जो है इसका सदस्य बनने के बाद में इसको 450 किलोमीटर तक किया जा रहा है, और आगे प्लान है कि हम इसे 600 किलोमीटर तक भी कर देंगे। उसके बाद में 2017 में जीएसटी जो है वो लागू कर दिया जाता है भारत में। जीएसटी जो है कौन से अधिनियम के माध्यम से किया जाता है, तो 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से यहां पर जीएसटी लागू कर दिया जाता है। ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 279A में बना दी जाती है जीएसटी काउंसिल, है ना, वो निर्णय लेती है जीएसटी लगाने से संबंधित 5, 12, 18 और 28% ये जो है 4 यहाँ पर होती है, एक 0% या एग्जाम्प्ट भी होती है। ठीक है साहब। 2019 में अनुच्छेद 370 जिसमें जम्मू कश्मीर से संबंधित जो विशेष प्रावधान होते हैं उसको समाप्त कर दिया जाता है। साथ ही साथ अनुच्छेद 35A को भी समाप्त कर दिया जाता है, और जम्मू कश्मीर अब उसको जो भी विशेष दर्जा था वो समाप्त कर दिया जाता है, और जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़कर 2 यूटी बना दी जाती है। कौन सी? तो एक तो यूटी हो जाती है जम्मू एंड कश्मीर, एक हो जाती है लद्दाख, है ना। और इसी लद्दाख में अब जो है वो 6th शेड्यूल को लेकर चल रहा है आंदोलन। ठीक है ना। 2020 में भारत सरकार ने कोविड को लेकर लॉकडाउन लागू कर दिया, और 2021 में हमारे यहाँ कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है ये वैक्सीन लगा दी गई थी, और अब ये पता लग रहा है कि जिसने कोविशील्ड लगाई उसको हार्ट अटैक वगैरह का खतरा है। वो मैंने भी लगवाई है और मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है। तो अब यहां से 101वें संविधान संशोधन से मुझे याद आया कि देखिए 99वां संविधान संशोधन था वो एनजेएसी से संबंधित, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको निरस्त कर दिया गया। 100वां संविधान संशोधन जो हुआ करता था वो बांग्लादेश से सीमा बंदोबस्त से संबंधित हुआ करता था। उसके बाद में 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित हुआ करता था। 102वां संविधान संशोधन जो था वो एनसीबीसी यानी नेशनल बैकवर्ड कमीशन जो था उसके लिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये बना दिया जाता है इस अधिनियम के माध्यम से। 102वें संविधान के अधिनियम के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है ना। आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के माध्यम से, तो 238 बी के माध्यम से। 238 में है एससी आयोग, 238 ए में है एसटी आयोग, और 238 बी में है ओबीसी अदर बैकवर्ड कमीशन जो है वो आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है। फिर 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ईडब्ल्यूएस के आधार पर जो 10% आरक्षण दिया गया था ना, वो आरक्षण के जो है वो 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन क्या हुआ करता था, तो देखो अपनी जो संसद है और जो राज्य विधानसभाएं हैं इनमें एससी और एसटी जो है इनको आरक्षण दिया गया है, इनकी जनसंख्या के अनुपात में, यानी 15% और लगभग 7.5% का आरक्षण इनको दिया गया है। तो ये आरक्षण जो है आगे और बढ़ा दिया गया है अब 10 साल के लिए, है ना। 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 वर्ष के लिए इसको और बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ जो एंग्लो इंडियन के लिए जो सीटें हुआ करती थी उन एंग्लो इंडियन की सीटों को अब जो है वो समाप्त कर दिया गया है। ठीक है साहब। 105वां संविधान संशोधन क्या हुआ करता है, तो 105वां संविधान संशोधन ये था कि कोई भी अगर राज्य है तो वो इस अधिनियम से पहले तक क्या होता था कि पिछड़ा वर्ग कौन सा होगा, एससी में कौन सा होगा, एसटी में कौन सा होगा, ये राज्य सरकार जो है वो पहले नहीं सोच सकता था। यानी कि जो शैक्षिक और रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको पहचानने में राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं था, परंतु इस 105वें संविधान संशोधन ने यह अधिकार दे दिया है कि अब जो है राज्य सरकार भी शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनकी पहचान कर सकती है और उनको आरक्षण दे सकती है। ये वाली बात इसमें है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था, है ना, कि भाई ऐसा नहीं किया जा सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को
ओवरटेक करने के लिए ही, ओवरराइड करने के लिए, माफ कीजिएगा, ओवरराइड करने के लिए ये 105वां संविधान संशोधन लाया जाता है। 106वां संविधान संशोधन क्या होता है? 106वां संविधान संशोधन होता है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण, यानी जो लोकसभा और जो विधानसभाएं हैं उनमें महिलाओं को 33% आरक्षण देने की जो बात हुई है ना, वो हुई है 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से। पर ये अभी तक लागू नहीं हुआ है। वो लागू तब होगा जब केंद्र सरकार जो है इसे राजपत्र में अधिसूचित कर देगी, और सरकार ने ये कहा कि भाई जब अगली जो सेंसस होगी यानी जनगणना होगी उसके बाद में हम ये करेंगे, है ना। तो ये हमने देख लिया है। तो ये हमने अब तक का पूरा एक मोटा मोटी देख लिया है। और अगर आपको आज़ादी के बाद के भारत के बारे में जानना हो तो एक बुक है, क्या नाम है उस बुक का? समकालीन भारत राजनीति ऐसे करके है, 12th क्लास की बुक है, वो आपको पढ़ लेना है। हमने सब देख लिया, भोपाल गैस त्रासदी से भी देख लिया, अवमूल्यन कर लिया, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, हाँ पीएम कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो है ये पीएम हुआ करते थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते। कारगिल का युद्ध हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल, जिसको आज उत्तराखंड कहते हैं, उन राज्यों का निर्माण हो गया। इस प्रकार से गुजरात दंगे, चंद्र मिशन, ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। जीएसटी देख लिया, 370 हट गया, ठीक है। ये अधिनियम सारे मैंने 99 से लेकर बता दिए सारे, ये आपको देख लेना। और ये हमारा लास्ट लेक्चर है आधुनिक भारतीय इतिहास में, इसके बाद समाप्त है। कल से हम जो नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत की राज व्यवस्था। उसमें हम जो लक्ष्मीकांत है उस लक्ष्मीकांत बुक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ उसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना हुआ, है ना, तो वो भी मैं ऐड करूंगा। जैसे एनसीईआरटी से संबंधित आपको कोई कंसेप्ट है वो बताने हैं, सोशल कैपिटल क्या होती है, ये तमाम चीजें, है ना। ऐसा कंसेप्चुअल सवाल भी यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है, तो वो भी हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त कर देते हैं, है ना। और खूब अच्छे से पढ़िए। मैंने बहुत बढ़िया से आधुनिक भारत भी पढ़ाया, मध्य भारत भी पढ़ाया, प्राचीन कालीन भारत भी पढ़ाया। खूब बढ़िया से पढ़िए। अगर जितना मैंने आपको पढ़ाया और जिस चीज़ के ऊपर जोर देके मैंने कहा है वो चीज़ अगर आपने पढ़ ली है, आपकी प्रीलिम्स को कोई भी नहीं रोक पाया, क्योंकि मेरी अब तक एक बार भी नहीं रुकी है। मतलब कट ऑफ हर बार मैंने क्लियर कर लिया, बस सी सेट की वजह से मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, है ना। तो ये हो गया अपना आधुनिक भारतीय इतिहास समाप्त, है ना। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।